इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के बारे में। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ एक लॉ जिसे हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, जिसे कभी कभी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन भी बोला जाता है। उसका यहाँ पे ये ग्राफ और इसके वेरियस रीजन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें और डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। इतना बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज का ये सेगमेंट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इलास्टिसिटी जो बिहेवियर होता है किसी भी मटेरियल का वो क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने रूप या आकार में बाह्य बल, जिसे हम लोग विरूपक बल कहते हैं, के द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल के हटा लेने पर अपने पूर्ण रूप या आकार को प्राप्त कर लेता है, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक रबर बैंड है। अब आप इस रबर बैंड को अगर बल लगा के खींचेंगे तो ये जो बल बाहर से लगाया जा रहा है, इस रबर बैंड पे इसको खींचा जा रहा है, इस बल को हम लोग नाम देंगे विरूपक बल, जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए क्योंकि ये इस रबर बैंड के शेप को डिफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? विरूपक बल, तो इससे इसका शेप बिगड़ेगा। तो जब हम बल लगाएंगे और इस रबर बैंड को खींचेंगे तो इस रबर बैंड के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो बाहर से ये जो बल लगाया गया है डिफॉर्मिंग फोर्स, इसका अपोज करके अपने अंदर एक ये प्रत्यानयन बल, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स जिसे हिंदी में प्रत्यानयन बल कहते हैं, वो बल पैदा कर लेता है। ठीक है, अब इसका नाम ही है रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब ये अपने शेप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, अपने पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करेगा। यानी एक तरह से ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है, प्रत्यानयन बल, जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो मटेरियल का ये जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में अपने अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा करके अपने शेप को बरकरार रखने की जो ये प्रवृत्ति होती है, इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इफ द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज कंप्लीटली इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। यानी विरूपक बल हटा लेने के पश्चात यदि वस्तु अपने वास्तविक रूप या आकार में पूर्ण रूप से आ जाता है तो उसे पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद, if the body does not have any tendency to retain its original shape or size, then body is said to be perfectly elastic plastic। यदि विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपने पूर्व रूप या आकार को प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं रखता तो उसे सुघट्ट या प्लास्टिक कहते हैं। अच्छा, इसका एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं, एक एक दो दो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु, जो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल तो कोई वैसे होता नहीं है। आइडियली कोई भी जो मटेरियल है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, बट फिर भी स्टील हो गया या हाथी दांत, जो हाथी का दांत होता है उसको हम लोग नियर अबाउट परफेक्टली इलास्टिक मान लेते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल में अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाएगा, तो उस फोर्स के कारण जो वो मटेरियल होता है उसके शेप में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और वो अपने अपने पूर्व, या अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होगा तो अगर उस फोर्स को हटाएंगे तो वो अपने रिस्टोरिंग फोर्स के कारण अपने शेप को रिस्टोर कर लेगा और अपने पूर्व यानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ठीक, जबकि प्लास्टिक मटेरियल में ऐसे आ जाते हैं जिन पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उनका शेप बदल दिया जाए तो अपना वापस अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करके वापस अपने इनिशियल स्टेट को प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे मान लीजिए गीला मिट्टी हो, गीला मिट्टी है, अगर उस गीले मिट्टी पे आप जरा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए तो वो मिट्टी का जो शेप बिगड़ जाता है, तो वो वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का कोई प्रयास नहीं करता। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, सुघट्ट। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक नियम है हुक्स लॉ, जिसे हम लोग हुक्स लॉ या इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल बोलेंगे। प्लॉट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
तो ऐसा है, अभी मैं इस लॉ को पढ़ाऊँगा, इस पूरे टॉपिक को पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। स्ट्रेस, जिसे हम लोग प्रतिबल कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य विरूपक बल, याद है ना, विरूपक बल को हमने क्या नाम दिया है? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, लगाया जाता है तो वस्तु विरूपित होने लगता है तथा पदार्थ के प्रत्यास्थता के कारण पदार्थ में कुछ आंतरिक बल उत्पन्न होने लगता है, जिसकी प्रवृत्ति वस्तु को अपने वास्तविक आकार में लाने की होती है। अतः वस्तु के भीतर उत्पन्न हुए प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स को प्रतिबल कहते हैं, जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल में मापा जाता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस इक्वल टू, ये होता है फोर्स बाई एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज और जानते हैं, प्रेशर, जो प्रेशर दाब होता है वो भी एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया होता है, उसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। लेकिन वहां पे प्रेशर और यहाँ पे प्रतिबल में अंतर होता है। देखिए, प्रेशर क्या होता है ना, प्रेशर क्या होता है, किसी भी मटेरियल, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, यहाँ पे कोई गैस यहाँ भरा हुआ है, तो प्रेशर क्या है, बाहर से लगाया जाता है। ये जो इसके इसके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया जाएगा वो प्रेशर होता है। जबकि प्रतिबल जो होता है वो मटेरियल के अंदर से अंदर पैदा होता है। जैसे सुनिए, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई रॉड है, लोहे का या स्टील का कोई रॉड है। अब इसके ऊपर आप बल लगाते हैं तो इसके पर यूनिट एरिया पे जो आपने बाहर से बल लगाए लगाए हैं वो कहलाएगा प्रेशर, यानी प्रेशर हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रेशर के कारण ये जो मटेरियल है ये अपने अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल पैदा करेगा, और वो जो बल जो पैदा होगा वो इसके अंदर पैदा होगा, इस बाहर से लगाए गए डिफॉर्मिंग फोर्स के रिएक्शन में पैदा होगा, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में पैदा होगा। तो वो जो बल इस मटेरियल के अंदर पैदा होगा, जो कि बाहर से लगाए गए डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करने की प्रवृत्ति रखेगा, उसको हम लोग प्रतिबल बोलते हैं, और वो होता है फोर्स बाई एरिया, जो कि यूनिट प्रेशर का ही बनाता है। तो समझ में आया ना, प्रेशर हम लोग बाहर से इंपोज करते हैं मटेरियल पे, जबकि जो स्ट्रेस होता है वो मटेरियल द्वारा बाहर से लगाए गए प्रेशर का रिस्पॉन्स में उसके अंदर पैदा होता है। समझ में आया ना? जैसे इसका सिंपल सा आप एग्जांपल समझिए। जैसे कोई भी व्यक्ति है, आप किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को ले लीजिए, मान लीजिए कोई जॉब करता है। अब क्या है, बाहर से जो मैनेजर्स उसके ऊपर टास्क पूरा करने के लिए जो उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उसके ऊपर वर्क का, वो हो गया प्रेशर। अब उस प्रेशर के कारण उस व्यक्ति के अंदर जो एक स्ट्रेस पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है, टेंशन, वो हो गया स्ट्रेस। समझ में आया? तो स्ट्रेस उस मटेरियल के अंदर पैदा होगा, प्रेशर हम लोग बाहर से इंपोज करेंगे उसके ऊपर, ठीक। दोनों इक्विलिब्रियम में, आइडियली दोनों हम लोग बराबर लेते हैं इक्विलिब्रियम में, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को नहीं मेजर करते। जो मटेरियल पे बाहर से फोर्स लगाया जाता है वही फोर्स पर एरिया निकाल लेते हैं, वही प्रतिबल हम लोग ले लेते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि इन इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होते हैं, स्ट्रेस और बाहर से लगाया गया प्रेशर, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, जो स्ट्रेस होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो ये तो स्ट्रेस हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेन। देखिए, जब आप ये बाहर से स्ट्रेस लगाएंगे, बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके कारण जो मटेरियल्स होते हैं उनके शेप में, साइज में, उनके डायमेंशन में कुछ परिवर्तन होता है। तो उसी रिलेटिव चेंज को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। विकृति का मतलब किसी भी मटेरियल के, उसके लेंथ में चेंज हो जाना, उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाना, उसके शेप साइज में चेंज हो जाना। तो जो रिलेटिव चेंज होता है उसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है उसे हम लोग लीनियर स्ट्रेन या रेखीय विकृति कहते हैं। मान लीजिए यहाँ एक रिजिड सपोर्ट से एक ये वायर लटका हुआ है, इस वायर की लंबाई L है। अब इसके ऊपर ये फोर्स लगा के इस तार को खींचा जाता है, ठीक। तो ये इस तार को खींचने में मान लीजिए उसमें डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि हो जाता है। मैं डाटा ले लेता हूँ। मान लीजिए तार की लंबाई थी 1 मीटर, आपने इसको खींचा तो मान लीजिए 0.1 मीटर जो है लेंथ इसका बढ़ गया। तो इसका लीनियर स्ट्रेन यानी रेखीय विकृति कितना हो जाएगा? डेल्टा एल यानी 0.1/1 मीटर। ये इसके अंदर का ये स्ट्रेन हो जाएगा, रेखीय विकृति। तो ये एक प्रकार का स्ट्रेन हुआ, ठीक। दूसरा स्ट्रेन है वॉल्यूम स्ट्रेन। मान लीजिए बाहर से ये फोर्स लगाया गया है, यहाँ पे ये फोर्स लिख लीजिएगा, ये प्रेशर, फोर्स पर एरिया, ये प्रेशर भी लिख सकते हैं, ये प्रेशर लगाया गया। तो मान लीजिए इनिशियली जिस पे ये प्रेशर लगाया गया, इनिशियल वॉल्यूम इसका V था। प्रेशर लगाने पे मान लीजिए इसका डेल्टा V वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अब कितना बचा? अब बचा V माइनस डेल्टा V।
ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे v माइनस डेल्टा वी लिख दिया है। पर वॉल्यूम स्ट्रेन ऐसे में क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी बटे इसका इनिशियल वॉल्यूम v हो जाएगा। ठीक, ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। ये लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन या किसी भी प्रकार का स्ट्रेन होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। अब एक लास्ट प्रकार का स्ट्रेन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे हम लोग शियर स्ट्रेन, जिसे अपरूपण विकृति कहते हैं। इसमें मटेरियल के लेंथ या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, बस उसके शेप में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर कोई मटेरियल रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर, यहाँ पे ए बी सी डी। अब इस पे एक स्पर्श रेखीय बल लगाया गया है। यहाँ पे जो बल लगाया गया है वो उसके, जैसे यहाँ उसके लेंथ के अलोंग लगाया गया है, यहाँ उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लगाया गया है। पर यहाँ पे एक स्पर्शी यानी टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है, स्पर्श रेखीय फोर्स यानी टेंजेंशियल फोर्स, जिसके कारण ये मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसे बेंट हो गया, थोड़ा सा इसका अपरूपण आ गया इसके शेप में। ठीक है, एज एज ए होल इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, पर इसके एक तरह से कह लीजिए साइज में थोड़ा सा चेंज हो गया, इसीलिए इसको अपरूपण विकृति का नाम दिया गया है। ठीक है, शेप बिगड़ जाता है इसमें। तो ऐसे में यहाँ पे इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए ये स्ट्रेन, ये यहाँ पे मान लीजिए ये अपने इनिशियल जो इसका ये था पोजीशन, इससे मान लीजिए फाई एंगल तक का इसमें झुकाव आ गया, तो यही जो फाई होता है इसी को हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। अब चूंकि ये स्ट्रेन बहुत ही स्मॉल आता है, बहुत ही छोटा होता है, तो इसी फाई को हम लोग 10 फाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए 10 फाई इक्वल टू 5 होता है। तो ऐसे में आप चाहे तो इसी फाई इक्वल टू 10 फाई 5 भी लिख सकते हैं, 10 फाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये शियर स्ट्रेन का, ये देखिए यहाँ ए डैश बाई ए डी या फिर बी डैश बाई बी सी, ये 10 फाई का फॉर्मूला लगा दीजिए इस ट्रायंगल में या फिर इस ट्रायंगल में लगा देंगे तो आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रेन हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखिए कि 3 प्रकार का स्ट्रेन है तो 3 प्रकार का आपको इलास्टिक कांस्टेंट भी पढ़ना होगा। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, पर ये अपने दिमाग में याद रखिएगा कि स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है। तो अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ हुक के नियम पे। तो हुक का नियम तथा पदार्थों का प्रत्यास्थ व्यवहार, ठीक है, ये नियम क्या कहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर यानी प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये प्रत्यास्था सीमा क्या है, देखिए किसी भी मटेरियल पे जब बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल एक लिमिट तक ही उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करके अपने अवस्था में वापस आने की प्रवृत्ति रखता है, अपना शेप रीगेन करने की प्रवृत्ति रखता है। एक ऐसा समय आएगा, जैसे रबर बैंड वाला मैंने एग्जांपल लिया था, रबर बैंड को आप फोर्स लगा के खींचिए, अब फिर अगर वापस से वो बल आप हटा लेते हैं तो वो वापस रबर बैंड अपने शेप में आ जाएगा। लेकिन कब तक, आप अगर बल की मात्रा बढ़ाते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इतना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स इसके ऊपर लगा देंगे कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ये रबर बैंड हमेशा के लिए ब्रेक कर जाएगा और अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं लौट पाएगा। तो जिस समय ये ब्रेक करेगा या फिर यूं कह लीजिए कि ये वाला फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, जब वो ब्रेक करेगा तो वही इलास्टिक लिमिट कहलाता है। उससे ज़्यादा आप अगर फोर्स बढ़ा दिए डिफॉर्मिंग फोर्स तो वो अपने इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी को खो देगा, उसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये हुक्स ने ये नियम दिया कि इलास्टिक लिमिट के अगर आप अंदर रहें तो स्ट्रेस इज ए प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी जितना आप प्रतिबल बढ़ाएंगे उतना उसके अंदर विकृति बढ़ेगा। तो ये तो बात समझ में भी आ रहा है, जितना ज़्यादा हम उस पे फोर्स लगाएंगे, बल लगा के रबर बैंड को खींचेंगे, उतना ज़्यादा प्रतिबल भी बढ़ेगा और प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति भी बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे याद रखिए, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है, तो यही कारण है कि स्ट्रेन 3 प्रकार के होने के कारण जो इलास्टिक कांस्टेंट है या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वो भी 3 प्रकार का होता है।
जब यहाँ फॉर्मूले में आप लीनियर स्ट्रेन रखेंगे तो जो इलास्टिक कांस्टेंट निकल के आता है उसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, उसे यंग प्रत्यास्था गुणांक या यंग मॉडुलस कहते हैं। जब यहाँ पे आप वॉल्यूम स्ट्रेन रखेंगे, आयतन विकृति, तो जो इलास्टिक कांस्टेंट निकल के आएगा, यहाँ पे ई नहीं बोलेंगे, उसको बी बोलेंगे, उसको बोला जाता है बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। किसी किसी बुक में इसको के से भी दर्शाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे शियर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति रख देंगे, तब जो इलास्टिक कांस्टेंट निकल के आता है उसको ईटा से दर्शाते हैं और उसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक बोला जाता है, ठीक। ये 3 प्रकार के इलास्टिक कांस्टेंट आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके अलावा एक पॉइजन्स रेशियो भी होता है, बट उसको भी इलास्टिक कांस्टेंट हम लोग बोल देते हैं, बट उसका ओरिजिन थोड़ा सा दूसरा है, ठीक है। उसको हम पढ़ाएंगे अभी आगे जाके। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो 3 प्रकार के इलास्टिक कांस्टेंट आपको पढ़ने हैं। पहले आप लोग ये एक देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा है ना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए, या कभी कभी इस नाम से न देके बोला है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल डिस्कस कीजिए। तो ऐसे में आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक प्लॉट है। तो देखिए जैसे जैसे आप प्रतिबल बढ़ाएंगे, अच्छा मैं प्रतिबल बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ तो आप ये मत सोचिए कि प्रतिबल तो मटेरियल के अंदर पैदा होता है तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो बाहर से फोर्स लगाए हैं उसके ऊपर उसको बढ़ाइए। तो जब वो बाहर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया, जब आप उसको बढ़ाएंगे, विरूपक बल जिसे कहते हैं, तो ऑटोमेटिक मटेरियल उसके अगेंस्ट में, उसके रिस्पॉन्स में अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल पैदा करेगा, और वही प्रत्यानयन बल पर यूनिट एरिया कहलाता है प्रतिबल, ठीक। तो वो अपने आप पैदा करेगा वो। तो जब जब प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति भी बढ़ेगा, लेकिन इनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप होता है वो एक एक लिमिट तक ही होता है। जैसे ओ से ए तक लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेस इज ए प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इसके आगे जब आप स्ट्रेस या स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो फिर ये लीनियरिटी वाला रिलेशन नहीं रह जाता। इसी कारण से इस पूरे ग्राफ को कई भागों में बांटा गया है। अब ये हर भाग की अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे ओ से ए जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी रीजन है, जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशन होता है, और इसी को बोला जाता है कि इसी रेंज में हुक का नियम अप्लीकेबल होता है। यानी ओ से ए वाला जो रेंज है उसी रेंज में हुक का नियम केवल अप्लीकेबल होता है। उससे आगे बढ़ेंगे तो हुक्स लॉ लागू नहीं करता है, और जैसे जैसे ए से बी पे बढ़ेंगे तो फिर ये इलास्टिक लिमिट से आप आगे निकल जाएंगे। फिर ये बढ़ते बढ़ते जब ई पे आएंगे तो इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे मटेरियल क्या करेगा, अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज कर जाता है और वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, ठीक। तो ये अलग अलग रीजन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट यानी अनुक्रमानुपाती सीमा कहते हैं। पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्था सीमा। तो याद रखिएगा पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट, माने ए तक तो ठीक है, ए तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ए से बी तक भी ठीक है, अभी मटेरियल अपनी वो प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रख रहा है। अगर यहाँ तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो वो वापस अपने इनिशियल शेप में आ जाएगा। पर अब ये पॉइंट बी से अगर आप आगे स्ट्रेस बढ़ा दिए तो जो स्ट्रेन आएगा वो परमानेंट होगा, वो वापस अपने इनिशियल शेप में नहीं आ पाएगा। इसीलिए बी को बोला गया है इलास्टिक लिमिट, सी को बोला गया है यील्ड पॉइंट यानी पराभव बिंदु, और जो पॉइंट डी है इसको मैक्सिमम स्ट्रेस या अधिकतम प्रतिबल का पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट ई ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी यहाँ पे मटेरियल हमेशा के लिए ब्रेक कर जाएगा पॉइंट ई पे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देख लेते हैं सभी रीजन का। रीजन ओ ए क्या है, दिस स्ट्रेट लाइन रीजन ओ ए इंडिकेट्स दैट स्ट्रेच इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दिस रीजन, ठीक है। ये नियम ये रीजन ओ से ए का रीजन क्या है, ये अनुक्रमानुपाती रीजन है, और ये बताता है कि यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं और इसी रीजन के लिए हुक का नियम एप्लीकेबल होता है। रीजन जो ए बी है, इन दिस रीजन एक्सटेंशन इज ग्रेटर देन द अलाउड प्रोपोर्शनैलिटी, बट द वायर कंटिन्यूज टू रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। यानी ये कह रहा है कि भाई ए बी तक का रीजन जो है वो ठीक है, वो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ तक वो जो एक्स्ट्रा लोड आप बढ़ाए हैं, एक्स्ट्रा जो प्रतिबल बढ़ा है, तो वहां से वापस लौटने की प्रवृत्ति वो मटेरियल रखता है। ये बात वहां पे कह रहा है ए बी तक का, ठीक है। ठीक है, तो बी पॉइंट तक अगर आप वेट हटा लेंगे, फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे, तो वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। बट रीजन बी सी, इन दिस रीजन द एक्सटेंशन इंक्रीजेस वेरी रैपिडली फॉर ए वेरी स्मॉल इंक्रीज इन लोड, so the wire behaves like a viscous fluid and state is known as state of flowing। अब ये B से C तक का रीजन है, इसको स्टेट ऑफ फ्लोइंग बोला जाता है, क्योंकि अब जब आप B से आगे बढ़ेंगे तो B से C के रीजन में जब आप इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाएंगे, स्ट्रेस बढ़ाएंगे, तो वो मटेरियल क्या है, एक विस्कस फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा। जैसे आप किसी तार को खींचिए,
किसी तार को खींचेंगे तो जब तक बी तक पहुँचेंगे तब तक उस तार में कुछ आप बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखेंगे। लेकिन अब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएँगे तो आपको लगेगा जैसे वो तार पिघल रहा है वहाँ पे, जहाँ पे फ़ोर्स लगाया जा रहा था और वो पतला होगा, वहाँ से फिर पतला होना शुरू हो जाएगा पिघल के। तो यही बी से सी वाला रीजन बता रहा है कि अब वो जो मटेरियल है एक विस्कस फ्लूइड की तरह फ्लो बिहेव करेगा और इस रीजन को हम लोग स्टेट ऑफ फ्लोइंग बोलते हैं, ठीक? यानी यहाँ पे अब आप लोड बढ़ाएँगे, थोड़ा-सा भी लोड बढ़ाएँगे तो वो मटेरियल अब यहाँ से डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाएगा। रीजन सीडी क्या है? इन दिस रीजन द वायर बिगिंस टू थिन डाउन। अभी मैंने बोला ना कि अब इसके बाद जो वायर है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो पतला होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप लोड बढ़ाएँगे, लोड यहाँ बढ़ाने का मतलब वही आप बाहर से डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स बढ़ाइए, तो अपने आप स्ट्रेस भी बढ़ेगा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया डज़ नॉट रिमेन्स यूनिफ़ॉर्म, तो ये मैंने बताया कि अब यहाँ से वायर पतला होना शुरू हो जाएगा। अब रीजन डीई, इन दिस रीजन द वायर्स ब्रेक्स डाउन एट एनी पॉइंट, माने अब उसके बाद जब वायर पतला होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद वायर कभी भी टूट सकता है और जिस पॉइंट पे टूटेगा उसी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक? तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया पर सारा टॉपिक हम लोग इसमें कवर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी तीनों जो इलास्टिक कांस्टेंट जो हमने बताया था कि 3 स्ट्रेन होने के कारण 3 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।